लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं विनीता सिंह आज आपके समक्ष कक्षा 11 का विषय गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम इसकी इकाई 2 का पाठ अस्थि या कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। इस पाठ को हमने 4 भागों में विभाजित किया था। आशा है आपने इसके बाकी के पहले के तीनों भाग देख लिए होंगे तथा वो आपको समझ में आए होंगे। आज हम इसका चौथा व अंतिम भाग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे चर्चा के बिंदु क्या हैं। आज हम जानेंगे अस्थि संधियों के बारे में। अस्थि संधियों के प्रकार, अस्थि संधियों में होने वाली गतियाँ, अस्थि भंग तथा उसके कारण, अस्थि भंग की पहचान एवं लक्षण, अस्थि भंग के प्रकार और अस्थि भंग का प्राथमिक उपचार। भाग 4 शुरू करने से पहले हम एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं कि अपने पहले के भागों में हमने क्या क्या पढ़ा। पिछले के भागों में हमने जाना कि हमारा कंकाल तंत्र 206 अस्थियों से मिलकर बना हुआ है तथा अपने तीनों भागों में हम इन 206 प्रकार की अस्थियों के बारे में पूर्ण रूप से जान चुके हैं कि कौन से भाग में हमारी कौन सी अस्थि होती है। हमने देखा अभी पिछले भाग में कि हमारा अंतः कंकाल अक्षीय कंकाल व अनुबंधी कंकाल में बटा होता है। अस्थि कंकाल में अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियाँ होती हैं तथा अनुबंधीय कंकाल में 126 अस्थियाँ होती हैं। अक्षीय कंकाल मानव खोपड़ी, कशेरुकदंड तथा वक्ष की अस्थियों से मिलकर बनता है। वहीं अनुबंधी कंकाल की बात करें तो अनुबंधी कंकाल मेखलाओं व पाद अस्थियों से मिलकर बनता है। मेखलाएं 2 प्रकार की होती हैं, अंश मेखला व श्रोणि मेखला। अंश मेखला हमारी ऊर्ध्व शाखाओं को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करती हैं तथा श्रोणि मेखला हमारी अधो शाखाओं की अस्थियों को अक्षीय अस्थियों से जोड़ने का कार्य करती हैं। ऊर्ध्व शाखा की अस्थियाँ हमारे दोनों बाहों की अस्थियाँ होती हैं। प्रत्येक बाह में 30 अस्थि पाई जाती है, तो दोनों बाह मिला करके कुल 60 अस्थियाँ हो जाती हैं। इसी प्रकार अधो बाहों की अस्थियों की बात करें तो ये हमारी टांग की अस्थियाँ होती हैं। एक टांग में हमारी 30 अस्थि पाई जाती है, तो इस प्रकार दोनों टांगें मिला करके कुल 60 अस्थियाँ हो जाती हैं। अंश मेखला में कुल 4 अस्थि पाई जाती है तथा श्रोणि मेखला के 2 अर्धभागों में 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर के 126 अस्थियाँ हमारे अनुबंधी कंकाल का निर्माण करती हैं। आइए अब हम अपना आज का भाग शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपने सोचा है कि हमारे शरीर में ये 206 अस्थियाँ क्यों पाई जाती हैं? अगर आपके शरीर में सिर्फ एक ठोस अस्थि होती तो क्या आपका शरीर किसी भी प्रकार की गति या क्रियाशीलता कर पाता? कदापि नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि तब वो एक अस्थि आपके शरीर में इस खड़े हुए पेन की तरह दिखाई देती, या इस तरह से आपका शरीर या तो खड़ा रहता या फिर पड़ा रहता। उसमें किसी प्रकार की गति या क्रियाशीलता संभव नहीं होती। अगर अस्थियों को गति व क्रियाशीलता करनी है तो अस्थियों में घूमने की, मुड़ने की व झुकने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही साथ अस्थियाँ इतनी कठोर होनी चाहिए कि वो हमारे शरीर के भार को भी वहन कर सके। इसीलिए हमारे शरीर कई खंडों में बटा हुआ है तथा इतनी अस्थियों से मिलकर बना है ताकि शरीर के सभी भाग परस्पर आपस में गति कर सके और हमारे शरीर में क्रियाशीलता व गतिशीलता बढ़ सके। अतः वह स्थान जहाँ हमारी 2 से अधिक अस्थियाँ मिलती हैं उसे हम अस्थि संधि या अस्थि जोड़ या बोन जॉइंट्स कहते हैं। अस्थि संधियाँ हमारे शरीर को गतिशीलता व क्रियाशीलता प्रदान करती हैं। अस्थि संधि के द्वारा ही मानव शरीर के विभिन्न अंग सुव्यवस्थित क्रिया करते हैं तथा विशिष्ट प्रकार की गतियाँ संपन्न कर पाते हैं। अस्थि संधियाँ गति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, चल संधि तथा अचल संधि। चल संधि वह संधि होती है जिनमें गति होती है। अचल संधि में अस्थियाँ जुड़ी होती हैं परंतु इनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। चल संधि पुनः 2 भागों में विभाजित है, पूर्ण चल संधि और अपूर्ण चल संधि। पूर्ण चल संधि
पुनः 5 प्रकार की होती है, जिसे हम कहते हैं कंदुक हल्का संधि, कब्जा संधि, खूंटीदार संधि, सैडल संधि व विसर्पी संधि। पूर्णचल संधि वह संधि होती है जिनमें गति होती है, यह हमारी इच्छा के अनुसार गति करती है। वहीं अपूर्णचल संधि की बात करें तो यहाँ अस्थियाँ जुड़ती हैं परंतु गति सीमित मात्रा में होती है। तो आइए अब हम एक एक करके इन सारी संधियों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णचल संधि की। पूर्णचल संधि वह संधियाँ होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार गति करती हैं। इसमें एक अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि में फिट होता है। दोनों अस्थियों के मध्य में कुछ स्थान पाया जाता है जिसे हम साइनोवियल गुहा कहते हैं। इस साइनोवियल गुहा में तरल पदार्थ होता है जिसे हम साइनोवियल द्रव कहते हैं। यह गुहा एक झिल्ली से ढकी होती है जिसे हम साइनोवियल झिल्ली या साइनोवियल कला कहते हैं। यह साइनोवियल द्रव्य तथा साइनोवियल कला मिलकर के साइनोवियल कैप्सूल का या साइनोवियल संपुट का निर्माण करती है। दोनों अस्थियां जो आपस में संधि कर रही होती हैं उनके सिरे उपास्थि द्वारा ढके होते हैं तथा ये स्नायु द्वारा जुड़ी होती हैं। स्नायु तंतुमय संयोजी ऊतक की पट्टियां होती हैं जो मजबूती से अस्थियों को संधि के स्थान पर एक दूसरे से जोड़े रहती हैं तथा गति के पश्चात यही स्नायु अस्थियों को वापस पुनः अपने स्थान पर ले आती हैं। इस प्रकार के जोड़ को संरचना के आधार पर साइनोवियल जोड़ कहा जाता है। इससे यह लाभ होता है कि जब हमारी दो अस्थियां आपस में गति करती हैं तो उनके बीच किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता तथा अस्थियां क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। ये थी हमारी पूर्णचल संधि की संरचना। आइए अब हम पूर्णचल संधि के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रकार है चूलदार या कब्जा संधि। चूलदार या कब्जा संधि की बात करें तो इस संधि में एक अस्थि का गोल सिरा दूसरी अस्थि में इस प्रकार फिट होता है कि वह दरवाजे के समान सिर्फ एक ही दिशा में गति कर सकती है, विपरीत दिशा में उस अस्थि में गति नहीं होती। इसका उदाहरण है हमारी कोहनी की अस्थि का जोड़, साथ ही साथ हमारी घुटने की अस्थियों का जोड़ और हमारी उंगलियों के पोरों का जोड़। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये उंगली के पोर आपस में कब्जा संधि द्वारा जुड़े हुए हैं और आप इन्हें एक तरफ मोड़ सकते हैं लेकिन इनको आप विपरीत दिशा में मोड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की संधि को हम चूलदार या कब्जा संधि कहते हैं। दूसरे प्रकार की संधि है हमारी कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि में एक अस्थि का गोल सिर दूसरे अस्थि में उपस्थित प्याले नुमा गड्ढे में फिट होता है। इस प्रकार गोल सिर वाली अस्थि चारों दिशाओं में गति कर सकती है। इसका सबसे मूलभूत उदाहरण है हमारी अंश मेखला तथा ऊपरी बाहु प्रगंडिका के मध्य की संधि। इसके अलावा यह हमारी श्रोणी मेखला तथा उर्वास्थि के मध्य की संधि में भी पाया जाता है। इसी कारण हम अपनी बाहों को अपने कंधे से चारों दिशाओं में गोल घुमा सकते हैं। अगली संधि है हमारी खूंटीदार या कीलक संधि। खूंटीदार या कीलक संधि को हम धुराग्र संधि भी कहते हैं। इस संधि में एक अस्थि अपने अक्ष पर स्थिर रहती है तथा एक खूंटी का निर्माण करती है। दूसरी अस्थि अपने गड्ढे द्वारा इसमें फिट होती है तथा इसी अस्थि के चारों तरफ गोल इधर उधर घूम सकती है। इसका उदाहरण है हमारे कपाल तथा शीर्ष कशेरुका के मध्य की संधि। इसी के कारण हमारी गर्दन इधर उधर ऊपर नीचे संधि द्वारा जुड़ी रहती है। तो हमारी गर्दन तथा ग्रीवा कशेरुकाओं के बीच, हमारी खोपड़ी और ग्रीवा कशेरुकाओं के बीच पाई जाने वाली संधि है खूंटीदार या कीलक संधि। अगली संधि है सैडल संधि। सैडल संधि ज़्यादातर कंदुक खलिका संधि के समान ही होती है। इसमें भी गेंदनुमा सिरा और गड्ढा होता है, परंतु ये बहुत कम विकसित होते हैं। इस कारण जो गोल सिर वाली अस्थि है वो सभी दिशाओं में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकती है। इसका उदाहरण है हमारी अंगूठे की संधि। इसके बाद आती है हमारी विसर्पी संधि। विसर्पी संधि को फिसलने वाली संधि भी कहते हैं। इसमें अस्थियों के ऊपर कार्टिलेज पाया जाता है तथा ये स्नायु द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। यह आपस में एक दूसरे के ऊपर फिसल कर अपने जोड़ बनाती हैं। इसका उदाहरण है हमारी कलाई की अस्थियाँ। कलाई की मणिबंध अस्थियाँ
कार्टिलेज द्वारा ढकी होती हैं तथा स्नायुओं द्वारा जुड़ी होती हैं तथा इन्हें आसानी से आप हर दिशा में घुमा सकते हैं। ये हमारी विसर्पी संधि का उदाहरण है। फिर आती है हमारी अगली अपूर्ण चल संधि। अपूर्ण चल संधि, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, अपूर्ण चल संधि का अर्थ है वह संधि जिसमें गति तो होती है परंतु बहुत ही सीमित मात्रा में। अस्थियाँ गति करती हैं लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। इसका सबसे साधारण सा एग्जाम्पल है हमारी शोड़ी मेखला की प्यूबिक अस्थियाँ। जैसा कि हमने अभी अपने पिछले भाग में पढ़ा था कि प्यूबिक अस्थियाँ जुड़ करके सामने उपास्थि के द्वारा प्यूबिक सिम्फिसिस का निर्माण करती हैं। यह अस्थि सिर्फ प्रसव के समय फैलकर बच्चे के प्रजनन को सुगम बनाती है। तो अपूर्ण चल संधि का उदाहरण है हमारी प्यूबिक सिम्फिसिस जो हमारी शोड़ी मेखला में पाए जाते हैं। अपूर्ण चल संधि में पाए जाने वाले जोड़ को संरचना की दृष्टि से उपास्थि युक्त जोड़ या कार्टिलेज जोड़ भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें ये दोनों अस्थियाँ आपस में कार्टिलेज या उपास्थि द्वारा जुड़ी होती हैं। हमारी आखिरी प्रकार की संधि है अचल संधि। अचल संधि, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वह संधि जिसमें किसी भी प्रकार की गति संभव नहीं है। इसका उदाहरण है हमारी कपाल की अस्थियाँ। हमारी कपाल की अस्थियाँ चपटी होती हैं तथा एक दूसरे के साथ रेशेदार तंतु ऊतकों द्वारा जुड़ी होती हैं। इन्हें हम सीवन या सूचर्स कहते हैं। इनके द्वारा जुड़ने के कारण ये जोड़ अत्यंत ही मजबूत होते हैं। ये कभी भी हिलते नहीं हैं तथा इसी के कारण इससे बने हुए कपाल में हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। इस प्रकार के जोड़ को संरचना की दृष्टि से हम रेशेदार जोड़ या तंतु में संयोजी ऊतक जोड़ भी कहते हैं। इन्हें फाइब्रस जॉइंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अचल संधि वह संधि होती है जिनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। ये हमने पढ़े संधियों के प्रकार। संधियाँ हमारे लिए आवश्यक हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में गति उत्पन्न करती हैं। इन्हीं के कारण हमारे शरीर के सभी अंग गति करते हैं और उनमें क्रियाशीलता होती है तथा विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। संधियों में गति होने के लिए कुछ संधियों के कारण हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की गतियाँ होती हैं जो कि निम्न हैं। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं संकुचन, प्रसरण, अभिवर्तन, अपवर्तन तथा पर्यावर्तन। संकुचन या प्रसरण में तब होता है जब हम अपनी अस्थियों को अस्थियों से बने अंगों को एक दूसरे के समीप लाते हैं या एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। जैसा कि ऊपर वाले चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें संकुचन हो रहा है तथा ये प्रसरण हो रहा है। जब हम अपनी बाहों को मोड़ते हैं तो संकुचन होता है और जब हम उसे पुनः वापस अपने स्थान पर लेके जाते हैं तो इसे हम प्रसरण कहते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत होने वाली क्रियाएं हैं। इसी प्रकार अपवर्तन तथा अभिवर्तन होता है। अपवर्तन में शरीर की मध्य रेखा से अंग को दूर ले जाया जाता है। इसे हम अपवर्तन या एबडक्शन कहते हैं। इसके विपरीत की क्रिया अभिवर्तन कहलाती है। इसमें हम शरीर के अंग को शरीर की मध्य रेखा के करीब लेकर के आते हैं। तो एबडक्शन और एडडक्शन यानी अभिवर्तन और अपवर्तन एक दूसरे के विपरीत होने वाली क्रिया हैं। वहीं अगर हम पर्यावर्तन की बात करें तो पर्यावर्तन को सर्कमडक्शन कहते हैं। यह वह क्रिया होती है जिसमें अस्थि का जोड़ को जब चारों तरफ घुमाया जाए तो वह एक शंकु का निर्माण करें, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। अगर आप कलाई से हाथ को घुमाएंगे तो वह कलाई घूमकर एक कोन का या शंकु का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार की गति को हम पर्यावर्तन कहते हैं। इसके अलावा रोटेशन भी होती है और भी कई गतियाँ होती हैं जो संधियों के कारण ही हमारे शरीर में संभव है। अभी तक हमने जाना कि हमारा शरीर कितनी प्रकार की अस्थियों से बना हुआ है तथा उनमें कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमारे शरीर में जोड़ हैं तो उनके खंड भी होते होंगे। कभी ना कभी जोड़ों पे बाह्य आघात या चोट पड़ता होगा जिससे अस्थियों को नुकसान पहुंचता होगा। तो अस्थिभंग क्या है? जब किसी बाह्य आघात, दुर्घटना या चोट के कारण शरीर की कोई अस्थि टूट जाती है या भंग हो जाती है तो उसे हम अस्थिभंग कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। मूलतः दो कारण बताए गए हैं।
प्रत्यक्ष कारण और अप्रत्यक्ष कारण। प्रत्यक्ष कारण तब माना जाता है जब अस्थि पर सामने से चोट लगी हो और वह अस्थि उसी स्थान पर टूट जाए, तो इसे हम प्रत्यक्ष कारण कहते हैं। इसमें आ जाता है टक्कर लगना, यानी आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, किसी वाहन ने आपको टक्कर मार दी और अस्थि टूट जाए, तो इसे टक्कर लगने से अस्थि भंग कहेंगे। गिरना, जैसे आप चल रहे हो, आपको ठोकर लगी या आप सीढ़ियों से गिर गए या आप फिसल गए, इस कारण अगर अस्थि भंग होती है तो इसे कहते हैं गिरने से अस्थि भंग होना। धक्का खाकर गिरना, जैसे बच्चे अक्सर दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं और खेलकूद में अक्सर एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो अगर इस वजह से गिर करके अस्थि टूट रही हो तो इसे कहते हैं धक्का खाकर गिरने से अस्थि भंग होना। आखिरी है दबने से। दबने से जैसे कोई भारी वस्तु हो या भारी मशीन हो जिसके नीचे शरीर का कोई अंग दब जाए और उस अंग की अस्थि भंग हो जाए, तो इसे कहते हैं दबने से अस्थि भंग होना। तो ये थे हमारे प्रत्यक्ष कारण जिनसे अस्थि भंग हो सकती थी। अब है हमारा अप्रत्यक्ष कारण। अप्रत्यक्ष कारण का क्या अर्थ हुआ? उस स्थान की अस्थि भंग होना जहाँ पर चोट लगी हो परंतु चोट के अलावा दूसरे स्थान की अस्थि भंग हो जाए। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो और दौड़ते दौड़ते आप ठोकर खा कर के गिरे। गिरने पर आपने अपने पाँव में ठोकर लगी और आपने अपने भार को अपने हाथ पर संभाला। इस स्थिति में आपके पाँव की अस्थि भी नहीं टूटी, आपके हाथ की अस्थि भी नहीं टूटी, परंतु उस झटके की वजह से आपकी पसली की अस्थियाँ या आपकी रीढ़ की अस्थियों में खिंचाव आ गया तथा वह अपने स्थान से हट गई। तो इस प्रकार की टूट को हम अप्रत्यक्ष कारण से अस्थि भंग कहते हैं। अब अगर अस्थि भंग हो जाता है तो अस्थि भंग की क्या पहचान एवं लक्षण है? सबसे पहला, जहाँ भी अस्थि भंग होगा वहाँ पे आपको पीड़ा होगी, जैसा किसी भी चोट में होता है। कोई घाव हुआ या चोट हुई तो सबसे पहले वहाँ दर्द शुरू होता है, तो सबसे पहले आपको अस्थि भंग वाले स्थान पर पीड़ा होगी। इसके अलावा वहाँ पर आपको सूजन दिखाई देगी। जहाँ पर भी अस्थि भंग होगा वहाँ पर तुरंत सूजन आ जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उस अंग की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। यानी अगर आपके हाथ की अस्थि कंधे से टूटी होगी या कोहनी से टूटी होगी तो आप अपनी बाहुओं को अच्छे से चारों तरफ नहीं घुमा पाएंगे, तो उस अंग की क्रियाशीलता कम हो जाती है। वही हम शरीर के अंग की आकृति भी बिगड़ जाती है, यानी जो हाथ आप आराम से उठा सकते हैं, हिला सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, इसको भी अब आप नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार अस्थि भंग होने से शरीर की आकृति भी, उस अंग की आकृति भी बिगड़ जाती है। साथ ही आप उस अंग को हिला डुला नहीं सकते हैं। जैसे पहले आप अपने हाथ से कोई भी सामान उठा लें, गिरा लें, रख लें, पर अगर उस स्थान की अस्थि भंग हुई है, कोहनी की या कंधे से अस्थि भंग हुई है, तो आप उस हाथ से कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। उसे हिला डुलाने में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि दुर्घटना के फलस्वरूप अस्थियाँ टूटकर मांसपेशियाँ व त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाती हैं तथा कई बार एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाती हैं। यह बहुत ही भीषण प्रकार का होता है। इसमें दर्द बहुत होता है तथा इस अवस्था में उस अंग को ज़रा सा भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार अगर आप देखना चाहते हैं कि वहाँ पर अस्थि भंग हुई है या नहीं हुई है तथा वहाँ पर किसी भी प्रकार का घाव या चोट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप छू करके भी पता कर सकते हैं। अगर आप किसी भी अंग को छुएंगे तो वहाँ पे आपको अस्थि प्रतीत होती है, तो स्पर्श करके आप पहचान सकते हैं कि वहाँ की अस्थि भंग हुई है या नहीं हुई है। कई बार जब गंभीर चोट लगती है जिसके कारण अस्थियाँ टूट करके मांसपेशियाँ और त्वचा को फाड़ते हुए बाहर निकल आती हैं, तो जो मरीज़ है, रोगी है, वो बेहोश भी हो सकता है। तो हमें मरीज़ के साथ सांत्वना रखनी चाहिए, उसे ढांढस बंधाना चाहिए तथा उसे बेहोश होने से बचाना चाहिए, और अगर वो बेहोश है तो उसे होश में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये है हमारे अस्थि भंग के पहचान एवं लक्षण। अब देखते हैं हमारे अस्थि भंग के क्या प्रकार होते हैं। अस्थि भंग चोट के आधार पर निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार है हमारा साधारण अस्थि भंग, दूसरा है संयुक्त अस्थि भंग और तीसरा है जटिल अस्थि भंग। साधारण अस्थि भंग वो होता है जिसमें हमारी अस्थि टूट जाती है, यानी उसमें कोई घाव नहीं होगा, ऊपर से कोई खून नहीं बहेगा,
कोई त्वचा और मांसपेशियों में किसी भी प्रकार की टूट फूट नहीं होगी और रक्तस्राव नहीं होगा। इसे हम कहते हैं साधारण अस्थिभंग। दूसरे प्रकार का होता है संयुक्त अस्थिभंग। साधारण अस्थिभंग हमारा ये हुआ। फिर है हमारा संयुक्त अस्थिभंग। संयुक्त अस्थिभंग की बात करें तो इसमें अस्थि तो भंग होती ही होती है, यानी अस्थि टूटती है, साथ ही साथ वह त्वचा व मांसपेशियों को फाड़ते हुए शरीर से बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार की भंग को हम संयुक्त अस्थिभंग कहते हैं। जटिल अस्थिभंग क्या होता है? जटिल अस्थिभंग में अस्थि तो टूटती ही है, परंतु टूट करके शरीर से बाहर आने की बजाय यह शरीर के किसी मुख्य अंग को चोट पहुंचा देती है। जैसे अगर पसली की अस्थियां टूट करके फेफड़े को या हृदय को नुकसान पहुंचा दें, या मस्तिष्क या कपाल की अस्थियां टूट करके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा दें, तो इस प्रकार के अस्थिभंग को हम जटिल अस्थिभंग कहते हैं। तो ये हमारी 3 थी चोट के आधार पर अस्थिभंग। अब करते हैं हम अस्थि के टूट की आधार पर अस्थिभंग। अस्थि की टूट के आधार पर अस्थियां 4 प्रकार की होती हैं। दबी टूट, बहुखंडी टूट, कच्ची टूट व पचड़ी टूट। सबसे पहले हम बात करेंगे दबी टूट की। दबी टूट, जैसा कि शब्द से भी पता चल रहा है, दबने से टूटी हुई हड्डी। जब किसी शरीर के अंग पर कोई बहुत भारी वस्तु या भारी मशीन गिर जाती है तो वह अस्थि एक स्थान से ना टूट करके ऊपर से पूरी की पूरी दब जाती है तथा उसमें दरारें आ जाती हैं। इस प्रकार की टूट को हम दबी टूट कहते हैं। दूसरे प्रकार की टूट है हमारी बहुखंड टूट। इसमें अस्थियां कई टुकड़ों में टूट जाती हैं। सिर्फ एक टुकड़े नहीं मिलेंगे, इसमें आपको कई टुकड़े मिलेंगे। इसको बोलते हैं हम बहुखंडी टूट। फिर हमारी होती है कच्ची टूट। कच्ची टूट ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। कच्ची टूट में क्या होता है, बच्चों की अस्थियां जो कि मुलायम होती हैं, तो गिरने से चोट लगने पर वो आकार में थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, परंतु उनमें किसी भी प्रकार की दरार या चोट या भंग नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार की टूट को हम कच्ची टूट कहते हैं। आखिरी है हमारी पचड़ी टूट। पचड़ी टूट में अस्थियों के कई टुकड़े होते हैं तथा ये टुकड़े आपस में एक दूसरे में मिल जाते हैं या बिखर जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार जब एक अस्थि भंग होती है और इतने टुकड़ों में बंटती है कि उसको गिनना मुश्किल हो जाता है, तो इस प्रकार की टूट को हम पचड़ी टूट कहते हैं। आइए, अब तक हमने देखा कि अस्थि भंग क्या होता है, अस्थि भंग के प्रकार क्या होते हैं और अस्थि भंग का प्राथमिक उपचार अब पढ़ते हैं। अस्थि भंग हुआ है तो वहाँ पे, जैसा हमने अभी पढ़ा कि उस लक्षणों में कि वहाँ पे सूजन होगी, वहाँ पे दर्द होगा, उस अंग को हिलाना डुलाना मुश्किल हो जाएगा, उसको आप छू करके पता कर सकते हैं कि वहाँ पे अस्थि भंग हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो भी रोगी है उसे सांत्वना और ढांढस देना और उसका उत्साहवर्धन करना बहुत आवश्यक होता है। आइए अब देखते हैं कि अगर अचानक से आपके सामने कोई अस्थि भंग का रोगी आ जाए या पेशेंट आ जाए या अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि क्या जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई है उसका अस्थि भंग हुआ है या नहीं हुआ है। यह आप छू करके पता कर सकते हैं। साथ ही साथ उस अंग की हरकत को देख करके भी आपको ये पता चल सकता है कि उस अंग में अस्थि भंग हुआ है या नहीं। तो हड्डी टूटने के स्थान पर प्राथमिक उपचार उसी स्थान का करना चाहिए जहाँ पे हड्डी टूटी है। अगर आप किसी और अंग को अचानक से झटके से हिला देंगे तो हो सकता है कि जो अस्थि भंग हुआ है उसमें जटिलता और बढ़ जाए। तो उस रोगी के किसी भी अंग को हिलाते या डुलाते समय इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिर रोगी को उसी मुद्रा में बने रहना चाहिए जिसमें वह आराम का अनुभव करता है, अर्थात उस अंग को बहुत ज़्यादा ना हिलाएं और उसे उसी अवस्था में रहने दें तथा उसे ऐसे लेटे रहने दें जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। यदि अस्थि भंग हुई है और साथ में मांसपेशियां भी फटी हैं और त्वचा पे घाव हो गया है तो इस घाव को सबसे पहले एंटीसेप्टिक घोल द्वारा हमें धो लेना चाहिए। एंटीसेप्टिक घोल से धोने से इस घाव के द्वारा अन्य जीवाणु या विषाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तथा इस घाव को किसी साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। मान लीजिए कि चोट लगने के बाद रक्तस्राव बहुत अधिक हो रहा है तथा वह बंद नहीं हो रहा,
तो यहाँ पे हम टूनिकेट का प्रयोग कर सकते हैं। टूनिकेट की विधि में हम घाव से 4 इंच ऊपर किसी कपड़े या रस्सी या मजबूत चीज़ के द्वारा कसकर बांधते हैं। यह बंधन इतना मजबूत होना चाहिए या इतना टाइट होना चाहिए कि रक्तस्राव धीमा पड़े लेकिन बंद ना हो। तो इस प्रकार टूनिकेट करने से हम उस रक्त से बह रहे रक्त प्रवाह की धारा को कम कर सकते हैं। अगर चोट लगने से या अस्थि भंग होने के बाद या दुर्घटना के बाद व्यक्ति बेहोश हो गया हो तो उसे होश में लाना बहुत आवश्यक होता है तथा ऐसे रोगी को जल्द से जल्द स्थायी चिकित्सा हेतु किसी भी हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास तुरंत पहुंचाना चाहिए। तो ऐसा करके हम किसी भी अस्थि भंग वाले रोगी को प्राथमिक उपचार प्रदान कर सकते हैं तथा उसके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। हमारा ये भाग आज यहीं ख़त्म होता है। आज हमने अस्थि संधि के बारे में पढ़ा और अस्थि भंग के बारे में पढ़ा। आइए एक बार पुनरावृत्ति करते हैं कि आज हमने अपने भाग में क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में 2 अस्थियों के मिलने के स्थान को अस्थि संधि या अस्थि जोड़ कहते हैं। अस्थि संधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, चल संधि तथा अचल संधि। चल संधि जिसमें इच्छानुसार गति होती है तथा अचल संधि जिसमें गति नहीं होती है। चल संधि 5 प्रकार की थी। कंदुकखलिका संधि जिसका उदाहरण था हमारे हाथ की कंधे की अस्थि तथा ऊपरी बाहु के बीच की संधि तथा हमारे अधोशाखा की और शोड़ी मेखला के बीच की संधि। चूलदार संधि का उदाहरण था हमारे घुटने व कोहनी की अस्थियाँ। खूंटीदार संधि का उदाहरण था हमारे कपाल व कशेरुक दंड के बीच की संधि। सैडल संधि का उदाहरण था हमारी अंगूठी की संधि और विसर्पी संधि का उदाहरण था हमारी कलाई की संधि। ये अस्थि संधियाँ हमारे शरीर में विभिन्न गतियाँ उत्पन्न करती हैं। ये थी संकुचन, प्रसरण, अभिवर्तन, अपवर्तन या पर्यावर्तन। इन गतियों के द्वारा हमारे शरीर की विभिन्न अस्थियाँ विभिन्न दिशाओं में गति करती हैं। अस्थि भंग होने के 2 कारण हो सकते हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। जब सीधे अस्थि पे चोट लगती है तो इसे हम प्रत्यक्ष कारण कहते हैं और जब चोट कहीं और लगी हो और अस्थि कहीं और की भंग हुई हो तो हम इसे अप्रत्यक्ष कारण कहते हैं। अस्थि भंग के प्रकार थे साधारण अस्थि भंग, संयुक्त अस्थि भंग व जटिल अस्थि भंग। इसमें अस्थि टूट करके अगर बाहर ना निकले तो साधारण अस्थि भंग थी। टूटकर अगर अंग से त्वचा को फाड़ते हुए बाहर निकल आए तो संयुक्त अस्थि भंग था तथा वह अगर अंदर जाकर के किसी हमारे आंतरिक अंग को नुकसान पहुंचाए तो ये जटिल अस्थि भंग था। अस्थि टूट के आधार पर अस्थि भंग 4 प्रकार के होते थे, बहुखंड टूट, दबी टूट, पछड़ी टूट व कच्ची टूट। तो आज हम के भाग में हमने इतना पढ़ा। बच्चों, अगर आपको आज का भाग समझ में आया हो तो मैं चाहूँगी कि आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। ये प्रश्न है, अस्थि संधियों से आप क्या समझते हैं? मानव शरीर में पाए जाने वाली अस्थि संधियों का चित्र सहित वर्णन प्रस्तुत कीजिए। अस्थि संधियों में होने वाले विभिन्न गतियों का उल्लेख कीजिए और अस्थि भंग से आप क्या समझते हैं? अस्थि भंग के प्रकार बताइए, अस्थि भंग के क्या लक्षण होते हैं और यदि शरीर में कोई अस्थि टूट जाती है तो आप उसे क्या प्राथमिक उपचार देंगे? उत्तर लिखते समय उत्तरों को सचित्र वर्णन करिए जिससे कि आपके उत्तर और ज़्यादा अच्छे और सुलझे हुए प्रतीत होते हैं। अगर आपको इस पाठ को पढ़ने में या समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके आप इस पाठ से संबंधित अध्ययन सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं तथा अपने शिक्षकों से वर्चुअल, ऑनलाइन या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करके भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के हमारे इस पाठ का अस्थि या कंकाल तंत्र का 4था भाग व अंतिम भाग यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको यह पाठ पूर्ण रूप से समझ आया होगा तथा आपने इसे अच्छे से जाना होगा। तो इसी के साथ मैं विनीता सिंह आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।